शम नो वरुण, यानी कि सागर के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी हो। इसी मोटो के साथ भारत के सागरों की रक्षा करने के लिए उतरने वाली हमारी भारतीय नौसेना, जिस पे हम सभी को गर्व है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि आखिर हमारी नौसेना क्या और कैसे काम करती है? खास तौर पे कोई भी डिफेंस एस्पायरेंट जो नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी का सवाल होता है। तो आज इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में हम देखेंगे और बिना देर किए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और भारतीय नौसेना के बारे में सारी जानकारियां देखते हैं, प्राप्त करते हैं। सबसे पहली चीज कि आखिर हमारी नौसेना का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि कमांड एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन नेवी। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, द इंडियन नेवी इज हेडेड बाय द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ऑल्सो कॉल्ड एज एडमिरल। एडमिरल या चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जिन्हें CNS भी कहा जाता है, ये एक 4 स्टार जनरल होते हैं जिनकी रैंक एडमिरल होती है, और यही हमारी नौसेना के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी कि ओवरऑल हेड होते हैं। और करंटली हमारी नौसेना के नेवल हेड हैं आर हरि कुमार, यानी कि एडमिरल आर हरि कुमार। अब हम आगे देखते हैं कि एडमिरल के अंडर में जो बहुत सारे रियर और वाइस एडमिरल्स काम करते हैं, वो आखिर क्या लीड करते हैं और किस तरह से नौसेना का स्ट्रक्चर आगे बाइफरकेट होता है। तो अगले स्लाइड में हमको एक नक्शा दिखाई दे रहा है, और इस नक्शे में आपको भारत का फिजिकल फीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा पेनिनसुला दिखाई दे रहा है, और वहां पे आपको दिखाई दे रही है 3-4 जगह: मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचिन और पोर्ट ब्लेयर। और जैसे कि स्लाइड का टाइटल है कमांड ऑफ द इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी कितनी कमांड्स में डिवाइडेड है? तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इंडियन नेवी 4 कमांड्स में डिवाइडेड है। वैसे तो प्राइमरीली इंडियन नेवी 3 कमांड्स में ही डिवाइडेड है। पहली कमांड, यानी कि पहली दूसरी नहीं है, यहां पे सारी कमांड इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन एक ऑर्डर में हम चलते हुए सबसे पहले देखते हैं वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन नेवी, जो सिचुएटेड है मुंबई में, और दूसरा ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन नेवी, जो कि सिचुएटेड है वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम में। ये दोनों ही कमांड्स फाइटिंग कमांड्स हैं, यानी कि हमारी नेवी जब भी युद्ध पे जाती है तो इन्हीं दोनों कमांड से सारे फ्लीट्स रिलीज होते हैं या सारे फ्लीट्स आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ दक्षिण भारत में आप देख रहे हो कोचिन, और इस कोचिन में भी एक कमांड है, लेकिन कोचिन की जो कमांड है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेनिंग कमांड, यानी कि ये एक वॉर या फाइटिंग कमांड नहीं है, ये एक ट्रेनिंग कमांड है। और चौथी कमांड जो आप देख रहे हो दैट इज सिचुएटेड इन पोर्ट ब्लेयर। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, ये एक यूनिफाइड कमांड है। दरअसल पोर्ट ब्लेयर के अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन तीनों की एक जॉइंट कमांड होती है, इसीलिए इसको जॉइंट कमांड या यूनिफाइड कमांड के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये इलाका चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है और ये बहुत बड़ा आइलैंड ग्रुप है हमारे नेशन का, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और क्योंकि इसके चारों तरफ समुद्र है, इसीलिए नेवी का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए नेवी यहाँ पे अपना प्रेजेंस भी बना के रखती है और यूनिफाइड कमांड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी नेवी कई कमांड्स में डिवाइडेड है: वेस्टर्न कमांड मुंबई, ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम, एंड सदर्न कमांड दैट इज द ट्रेनिंग कमांड ऑफ द इंडियन नेवी। अब हम आगे और जानते हैं अपनी नेवी के बारे में, और ये देखते हैं कि विच आर द मेजर नेवल बेसिस ऑफ द इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के कौन कौन से मेजर बेसिस हैं? यहां पे आप देख सकते हो मुंबई, गोवा, करवड़, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर। ये सारे मेजर वो जगह हैं, सारी मेजर वो स्पॉट्स हैं जहां पे इंडियन नेवी के बेसिस बने हुए हैं, जहां से वो लैंड पे रुक सकती है, लैंड के साथ कनेक्ट कर सकती है, और वहां से लॉजिस्टिक्स हासिल करके समुद्र में अपने मिशंस पर जा सकती है। ये जो 3 फोटोग्राफ आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये पहला फोटोग्राफ है मुंबई का, दैट इज द मुंबई बेस। दूसरा फोटोग्राफ जो आप देख सकते हो, अ ब्यूटीफुल ईगल व्यू पिक्चर ऑफ द करवड़ बेस। करवड़ बेस is a very important base in the western command of the Indian Navy। जो आपने पिछले नक्शे में देखा था वेस्टर्न कमांड, जिसका हेडक्वार्टर तो मुंबई में सिचुएटेड है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नेवल बेस यहां पे सिचुएटेड है जो कि कर्नाटक के कोस्ट पर है, इसे करवड़ कहा जाता है। एंड द थर्ड फोटोग्राफ विच यू आर व्यूइंग इज द
पोर्ट ऑफ विशाखापट्टनम। तो वैसे तो और भी कई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, लेकिन ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स माने जाते हैं। 2 वेस्टर्न कमांड पे, जिसमें से एक मुंबई और एक करवड़ है, और तीसरा ईस्टर्न कमांड में, जो कि हेडक्वार्टर भी है और एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है, एक इंपॉर्टेंट बेस भी है। इसके अलावा कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, कोची भी और गोवा भी इंपॉर्टेंट बेसेस हैं नेवी के। लेकिन आखिर हमारे लिए नेवी का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि वैसे देखा जाए तो हमारे जो 2 प्राइम ओपोनेंट्स हैं, जो हमारे 2 अनफ्रेंडली नेशंस हैं, पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों के साथ हमारी बहुत बड़ी लैंड बॉर्डर यानी कि जमीनी सीमा लगती है। समुद्री तौर पर हम चाइना से तो बहुत दूर से कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है, और पाकिस्तान से हम कनेक्टेड जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा नेवल थ्रेट पोज नहीं करता इंडिया के सामने। तो फिर उस सूरत में आज की परिस्थितियों में भारतीय नौसेना का औचित्य क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। और यहां पर 2 तस्वीर आप देख सकते हो। पहली तस्वीर जो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये फोटोग्राफ है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क का, जो कि एक पोर्चुगीज गवर्नर थे, जिन्होंने गोवा के अंदर एक इंपॉर्टेंट बेस बनाया था पोर्चुगीज का, और फिर बहुत लंबे समय तक उन्होंने, यानी कि पोर्चुगीज ने गोवा को ऑक्यूपाइड करके भी रखा था। दूसरा फोटोग्राफ जो आप देख सकते हो, ये फोटोग्राफ है रॉबर्ट क्लाइव का, जिन्होंने ब्रिटिश डोमिनेंस और ब्रिटिश ऑक्यूपेशन की शुरुआत करी थी भारत के अंदर। और ये दोनों तस्वीरें, दे स्पीक इन वॉल्यूम्स अबाउट देमसेल्व्स, अपने आप में खुद ही बहुत सारी चीजें बयान करती है कि क्यों भारत को एक बहुत ताकतवर नौसेना की जरूरत है। देखिए, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेनिनसुला है। भारत हमेशा से एक ऐसी कंट्री रहा है जिसने कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, एग्रीकल्चरल लैंड है, फेवरेबल सिचुएशंस है, कंडीशंस है एग्रीकल्चर के लिए, बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है। और ये बहुत अच्छा प्रोड्यूस हम एक्सपोर्ट किया करते रहे हैं बहुत पुराने वक्त से पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन यहां पर एक वक्त ऐसा आया था जब यूरोपियन नेशंस ने एक स्ट्रांग नेवी डेवलप कर ली थी, और उसी स्ट्रांग नेवी का फायदा उठा के सबसे पहले पोर्चुगीज पावर ने इस अरेबियन सी के पूरे इलाके को डोमिनेट कर लिया था। और इंडिया के एक्सपोर्ट को उस समय, यानी कि मैं बात कर रहा हूं मेडाइवल टाइम्स की, जब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य था और उत्तर भारत में आगे चल के मुगल साम्राज्य बना था, इन दोनों ताकतवर साम्राज्यों के होते हुए भी पोर्चुगीज पावर ने इंडिया के सारे फॉरेन ट्रेड को लंबे समय तक कंट्रोल करके रखा। क्यों करके रखा? क्योंकि उनके पास एक स्ट्रांग नेवी थी, और भारत की शक्तियां जमीन पर तो बहुत ताकतवर थी, लेकिन जैसे ही समुद्र में हम उतरते थे तो पोर्चुगीज पावर या किसी और यूरोपियन पावर के सामने हम टिक नहीं पाते थे। और इसीलिए हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर हमको अपने एक्सपोर्ट को अपने कंट्रोल में रखना है, अपने फॉरेन ट्रेड को अपने कंट्रोल में रखना है, तो हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग नेवी होनी ही चाहिए। पोर्चुगीज पावर को भी बाद में ब्रिटिशर्स ने नेवल बैटल में डिफीट किया था, और नेवल बैटल में डिफीट करने के बाद ही पोर्चुगीज पावर को वाइप आउट किया था भारत से, और ब्रिटिशर्स अपनी सत्ता जमा पाए थे। वरना जमीन पर अंग्रेज भी उतने ताकतवर नहीं थे। अगर सारे भारतीय ताकतें आपस में मिल जाती तो अंग्रेजों को हराया जा सकता था, लेकिन अंग्रेजों के पास भी क्या एक्स फैक्टर था, और वो था उनकी नेवी। और उसी नेवी के दम पर अंग्रेजों ने पूरी दुनिया के सी रूट्स को अपने कंट्रोल में लेके रखा। हम कहते हैं ना कि द सन नेवर सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर, एक जमाना ऐसा हुआ करता था। तो ऐसा क्यों हुआ कि पूरे साम्राज्य में अंग्रेजी हुकूमत का सूरज कभी डूबता नहीं था? क्योंकि अपनी नेवी के दम पर उन्होंने दुनिया के अलग अलग इलाकों में घूमकर उसको कंट्रोल कर लिया, सारे सी रूट और ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर लिया, और इसीलिए वो बहुत ताकतवर बन गए, और हमारे लिए उनको हराना बहुत मुश्किल हो गया था। और इसीलिए आज़ादी के बाद हमने इस बात के ऊपर बहुत फोकस किया, और वक्त के साथ साथ हमारी नेवी को हम डेवलप करते गए, ग्रो करते गए। और यही वजह है कि आज भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इतिहास से सबक लें कि अगर हम ज़मीन पे बहुत ताकतवर हैं तो समुद्र में भी हम अपनी ताकत दिखाएं। और यही वजह है कि हमारे पास में एक स्ट्रांग नेवी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि हमारी नेवी एक्चुअली करती क्या है। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये तो है नहीं ब्रिटिशर्स की तरह या पोर्चुगीज की तरह कि हम दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाके उनको डिफीट कर दें, या सी रूट्स को ब्लॉक कर दें, कैप्चर कर दें, और पूरी दुनिया पर हुकूमत कर लें। अगर हम हुकूमत करना भी चाहेंगे दुनिया पर तो एक वैलिड तरीके से करना चाहेंगे, एक इनवैलिड तरीके से इन्वेजन्स करके नहीं करना चाहेंगे।
तो फिर अगर हम दुनिया को नहीं जीतना चाहते हैं, दूर दूर तक के इलाकों में सी रूट्स के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते, तो आखिर हमने जो नेवी बनाई है वो करती क्या है? एक बात तो समझ में आती है कि हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज को हमारी नेवी प्रोटेक्ट करती है, लेकिन क्या इतना ही काम है इंडियन नेवी का? और अगर इतना ही काम है इंडियन नेवी का, तो ये काम तो कोस्ट गार्ड्स भी कर सकते हैं। उसके लिए इंडियन नेवी होना क्यों जरूरी है? तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि इंडियन नेवी के क्या क्या टास्क्स होते हैं, क्या क्या काम इंडियन नेवी करती है। और उन एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें पता चलेगा कि जब वो नेवी ज्वाइन करेंगे तो उन्हें क्या क्या करना होगा एज अ नेवल ऑफिसर, एज अ सेलर। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टास्क आता है। एक टास्क बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग रियलाइज करते हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप भारत है। दुनिया का सबसे पहला बड़ा प्रायद्वीप तो अरब वर्ल्ड यानी कि अरेबियन पेनिनसुला है, लेकिन अरेबियन पेनिनसुला कोई एक देश नहीं है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज है। वो सारी कंट्रीज मिलकर जियोग्राफिकली एक बहुत बड़ा पेनिनसुला बनाती है, लेकिन एक देश जिसका पेनिनसुला भी बहुत बड़ा है वो है भारत। और इसीलिए हमारे लिए नेवी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि पेनिनसुला का मतलब ही ये होता है ना कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। तो अगर हमारे देश का आधे से ज्यादा हिस्सा तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो क्या हमको नहीं लगता कि हमारे पास एक स्ट्रांग नेवी होनी चाहिए? अगर हमारा कंट्री लैंडलॉक्ड होता तो शायद हमारे पास नेवी होती भी नहीं और शायद उसका कोई औचित्य भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा पेनिनसुला है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी, इसीलिए एक स्ट्रांग नेवी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात थी कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और नेवी का एक इम्पॉर्टेंट टास्क है इस पूरे बड़े पेनिनसुला की इफेक्टिवली हिफाजत करना, इफेक्टिवली इस बड़े पेनिनसुला का डिफेंस करना। तो ये पहला और बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बड़ा ऑब्वियस सा टास्क है इंडियन नेवी का। नाउ वी कम टू द सेकेंड टास्क, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी मैरीटाइम इन्वेजन। देखिए, जैसे हम इंडियन ओशन कहते हैं, तो इंडियन ओशन का मतलब ये नहीं होता है कि सारा इंडियन ओशन इंडिया का है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि जहां पे हमारे देश की जमीनी सीमा खत्म हुई वहां हमारा देश खत्म हो गया। आप सभी ने जियोग्राफी पढ़ी है और आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे देश की एक मैरीटाइम बाउंड्री होती है, और इस मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर हमारी कंट्री को, हमारी गवर्नमेंट को सारी अथॉरिटीज होती है कि वो किस तरह की एक्टिविटीज करना चाहती है। इवन अगर हमारी सरकार हमारी मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर चाहे तो एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी क्रिएट कर सकती है, और साथ ही साथ इस मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर आने वाले सारे मैरीटाइम रिसोर्सेज के ऊपर भी पूरी तरह से हमारा कब्जा होता है। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इन मैरीटाइम बाउंड्रीज की इफेक्टिवली हिफाजत की जाए, उसका डिफेंस किया जाए। कोस्ट गार्ड का काम सिर्फ कोस्ट के इलाकों को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर कोस्ट गार्ड कोस्ट से बहुत दूर चली जाएंगी तो फिर उनका नाम वो खुद ही जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी। इसीलिए कोस्ट गार्ड की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, और यहां पर एक्शन में आती है इंडियन नेवी, जिसका काम होता है भारत की मैरीटाइम बाउंड्रीज के अंदर लगातार सीलिंग करना, और लगातार सीलिंग करके अपनी मैरीटाइम बाउंड्रीज को किसी भी बाहरी इन्वेजन से पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखना। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी मैरीटाइम इन्वेजन या प्रोटेक्शन ऑफ द मैरीटाइम रिसोर्सेस। यहां पे ये कहना ज्यादा उचित होगा कि हमारी नेवी को हमारी मैरीटाइम रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आप फोटोग्राफ देख सकते हो, ये कोरल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी आपको सी लाइफ भी दिखाई देगी, सी मैरीटाइम लाइफ भी दिखाई देगी, जीव जंतु दिखाई देंगे, एक टर्टल आपको तैरते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो सारी हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है ही सही। हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज के अंदर हमारे सेलर्स यानी कि हमारे फिशरमैन जाते हैं, और हमारे फिशरमैन जाके वहाँ पे फिशिंग करते हैं, और उस फिशिंग से उनकी लाइवलीहुड अर्न होती है। हमारे कंट्री को बहुत सारा खाना भी नसीब होता है, ख़ासतौर पे कोस्टल एरियाज़ के अंदर तो समुद्र का मेवा कहा जाता है फिशेस और दूसरे क्रीचर्स को जिनका कंजम्पशन किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज होती है जो कि हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज के अंदर होती है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने नेशन को डेवलप करने के लिए। इवन इस तरह के जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, उस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर फॉसिल फ्यूल्स भी मिलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बॉम्बे हाई।
तो क्योंकि मैरीटाइम बाउंड्रीज के अंदर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स वहाँ पे मिल सकते हैं, दूसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वहाँ से मिल सकते हैं, और यही वजह होती है कि इन सारी मैरीटाइम रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना भी इंडियन नेवी का ही काम होता है। यहाँ पे कोस्ट गार्ड का कोई काम नहीं होता है। तो इंडियन नेवी जो सेलिंग करती है तो वो अपने मैरीटाइम रिसोर्सेज को भी इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करती है, उसका डिफेंस करती है, और ये भी इंश्योर करती है कि मर्चेंट शिप्स जो हमारे मैरीटाइम बाउंड्रीज के आसपास से निकल रहे हैं वो मर्चेंट शिप्स अननेसेसरी डंपिंग ना करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर अननेसेसरी डंपिंग की जाएगी हमारे मैरीटाइम बाउंड्रीज के अंदर तो वो कोरल रीफ्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, और कोरल रीफ का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है मैरीटाइम लाइफ के लिए। और इसीलिए नेवी का टास्क यहाँ पे सिर्फ बाहरी हमलावरों से अपने देश की, अपने मैरीटाइम बाउंड्री की रक्षा करना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ ही अपनी मैरीटाइम लाइफ, जो अपनी मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं, उनकी रक्षा करना भी हो जाता है। Protection of the unsinkable aircraft carrier. Now this is very important. What is everyone of you know कि नेवी के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े जहाज जो अपने अंदर एयरक्राफ्ट्स को कैरी करने की कैपेसिटी रखते हैं, जिनके ऊपर से एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हैं, एनिमी की टेरिटरी में जाके स्ट्राइक कर सकते हैं। ऐसे जहाज़ों को एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है अनसिंकेबल, अनमूवेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, उसकी रक्षा करना ये इंडियन नेवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। और मैं किस अनमूवेबल, अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहा हूं, इस नक्शे से आपको समझ में आ गया होगा। ये और कुछ नहीं है बल्कि अंडमान निकोबार के आइलैंड ग्रुप है। दरअसल भारतीय नौसेना की भाषा में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स को कहा जाता है दी अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि समुद्र के बीचों बीच बने ऐसे द्वीप समूह जिसपे बहुत सारे रनवेज बनाए जा सकते हैं, जहां से बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं और दूर तक के इलाकों में जाके ऑपरेशंस कर सकते हैं। और अंडमान निकोबार का बड़ा स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है, और इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का डिफेंस करना ये भी इंडियन नेवी के एक इंपॉर्टेंट टास्क में से एक है। और लगातार इंडियन नेवी इसी वजह से इस इलाके में अपना प्रेजेंस बना के रखती है। और मैंने आपको बताया भी था कि एक यूनिफाइड कमांड है, क्योंकि एक बहुत बड़ा लैंड एरिया भी है, तो सिर्फ नेवी ही नहीं, एयरफोर्स भी और आर्मी, यानी कि तीनों ही फोर्सेस मिलकर इस इलाके को प्रोटेक्ट करती है। तो ये था आपके लिए अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, दैट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसकी रक्षा करना नेवी का कर्तव्य होता है और एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। एंड देन कम्स अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम सी रूट टू इंडिया। दरअसल भारत अपना 80%, लगभग 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट किया हुआ 80% ऑयल ज्यादातर समुद्र के रास्ते से ही आता है। या मैं यूं कहूं कि 80% हमारा इंपोर्ट किया हुआ ऑयल समुद्र के रास्ते से ही आता है, और थोड़ा बहुत है जो लैंड के रास्ते आता है। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो मर्चेंट शिप्स, यानी कि मर्चेंट शिप्स को ऑयल टैंकर्स कहा जाता है, वो जहाज़ जो ऑयल कैरी करके लेके आते हैं, उन ऑयल टैंकर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वो ऑयल जो हमारे कंट्री के अंदर आ रहा है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि फॉसिल फ्यूल्स का वैल्यू दुनिया में बहुत ज़्यादा है, और मर्चेंट शिप्स इतना ज़्यादा वेपनरी कैरी करके नहीं रख सकते अपने साथ में, और इसीलिए जो वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ें लेकर सेल कर रहे होते हैं किसी समुद्र में, तो वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, उनके ऊपर हमला हो सकता है, उनको, उनके क्रू को हाईजैक किया जा सकता है, उनको हिट किया जा सकता है, कोई दुश्मन कंट्री उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ऐसे में नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो जितना भी ऑयल सप्लाई, ऑयल इंपोर्ट्स हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, और ये भी नेवी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए क्या होता है कि वैसे तो भारत ने अपने पास में आने वाले जितने भी इंपोर्ट्स थे, चाहे वो ऑयल के इंपोर्ट्स हो या किसी और तरह के इंपोर्ट्स हो, उन जहाज़ों को एस्कॉर्ट कर दिया, उन जहाज़ों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया, तो भाई हमारा काम यहाँ पे पूरा हो जाता है। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया तब ठीक से चलती जब पूरी दुनिया ठीक से चले, जब पूरी दुनिया में आपस में कोऑर्डिनेशन हो। और इसीलिए ज़रूरी होता है कि हमारी मैरीटाइम बाउंड्री के आसपास से निकलने वाले जितने भी सी रूट्स हैं,
उन्हें भी सेफगार्ड किया जाए, ना सिर्फ हमारे अपने जहाज़ों के लिए, ना सिर्फ हमारे अपने मर्चेंट शिप्स के लिए, बल्कि दूसरी कंट्री के मर्चेंट शिप्स के लिए भी। और यहीं पर काम आता है प्रोटेक्शन ऑफ सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि आप देख सकते हो इस नक्शे में, इंडिया और इंडियन ओशन दोनों ही बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे सिचुएटेड है। नक्शे के एक तरफ आप देख सकते हो, आपको ऑस्ट्रेलिया भी दिखाई दे रहा है, आपको साउथ ईस्ट एशिया भी दिखाई दे रहा है, आपको चाइना भी दिखाई दे रहा है, जापान भी दिखाई दे रहा है, यानी कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा। दूसरी तरफ आप देखोगे तो आपको अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट दिखाई दे रहा है, पूरा अरब वर्ल्ड आपको दिखाई दे रहा है, ईरान यानी कि पर्शियन गल्फ आपको दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है। यानी कि इस नक्शे को देखकर ऐसा लगता है कि आधी दुनिया सिर्फ इतने से फोटोग्राफ के अंदर है। और ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत बड़ा एरिया है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, चाइना लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बांग्लादेश अगेन टॉप 5 में इनकी पॉपुलेशन, इंडोनेशिया ये भी टॉप 5 पॉपुलेशन में। मतलब कि चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये 5 कंट्रीज हैं जो कि दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। और उसमें से 4 कंट्रीज आपको इस नक्शे में दिखाई दे रही हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा ट्रेड होता होगा इन कंट्रीज के बीच में, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। तो एक सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो बनी हुई है, जो चाइना को साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया को इंडिया से, इंडिया को फर्दर आगे अरब वर्ल्ड से, पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करती है, ये सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के बीचों बीच सिचुएटेड है वो टेरिटरी जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है। और इसीलिए इंडिया का कर्तव्य पूरी दुनिया के लिए भी बन जाता है कि उस सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को कहीं पर भी ब्रेक न होने दे, खास तौर पे अपनी मैरीटाइम बाउंड्री से गुजरते वक्त बिल्कुल भी ब्रेक ना होने दे। और इसीलिए इंडियन नेवी का एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है कि वो इस सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को, चैनल को बनाए रखे और अपने इलाके से गुजरने वाले सारे दूसरे मर्चेंट शिप्स को भी पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज के अगेंस्ट। Assistance in relief during calamities to the nations and friendly nation। देखिए, इंडियन नेवी के ये सारे काम तो हैं कि हमारी मैरीटाइम बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना है, या फिर सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना है, या हमारे इंपोर्ट्स जो आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन साथ ही साथ हमारे देश की फोर्सेस ह्यूमैनिटेरियन वर्क में कभी भी पीछे नहीं रहती, इनफैक्ट सबसे आगे रहती। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रूप सप्लायर है। और सिमिलरली किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटीज अगर आती है, चाहे वो कोई तूफान आए, चाहे वो कोई साइक्लोन आए, या वो कोई और सुनामी जैसी नेचुरल कैलेमिटी हो, चाहे वो हमारे अपने देश में क्यों ना आए या किसी ऐसे कंट्री में क्यों ना आए जो हमारे देश नहीं है लेकिन हमारा फ्रेंडली नेशन है, या कोई भी नेशन जो हमसे मदद मांगता है, हमारी नेवी ऐसी दौर में मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे खुद की कंट्री में ही ऐसे अवसर आते ही रहते हैं। जैसे कि आप इस नक्शे में देख सकते हो, एक साइक्लोन है जो कि हमारे देश की ईस्टर्न कोस्ट को अप्रोच कर रहा है। और इस साइक्लोन की भीषणता को आप समझ सकते हो कि जब ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे स्ट्राइक करेगा तो किस तरह का डिजास्टर ये क्रिएट करेगा। इस तरह का डिजास्टर जब भी होता है तब इंडियन नेवी सबसे ज्यादा काम में आती है और सबसे आगे भी खड़ी हुई होती है, क्योंकि बेसिकली ये डिजास्टर जो है ये एक सी ओरिजिन का या सी का एक ऐसा डिजास्टर है जो सी से ओरिजिनेट हुआ है, ओशन से ओरिजिनेट हुआ है। और ओशन और सी से ओरिजिनेट होने वाले किसी भी डिजास्टर में सबसे बेहतरीन काम कोई कर सकती है तो वो हमारी नेवी है, क्योंकि वो उसी के लिए ट्रेंड होती है और उसी तरह के इक्विपमेंट्स भी उनके पास में होते हैं। और इसीलिए इंडियन नेवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम बन जाता है किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज के दौर में या किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के सिचुएशन में अपने देश के लोगों की जान और माल की हिफाजत करे, या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करे, या किसी फ्रेंडली नेशन के कॉल पर उनकी मदद करे। और लगातार ये काम नेवी को करते ही रहना पड़ता है लगभग हर साल, और ये एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है इंडियन नेवी का। अब हम बात करेंगे कि ये सारे टास्क्स को करने के लिए हमारी नेवी कौन कौन से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर पोस्टेड होती है। जाहिर सी बात है कि ऐसा हो नहीं सकता कि वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर में सारे जहाज हमारे रखे रहें और अचानक कहीं से इंफॉर्मेशन मिले और फिर वहां से जहाज रवाना हो कोई टास्क को अचीव करने के लिए।
इसीलिए इंडियन नेवी अपने खास जहाज़ों को या फ्लीट्स को पहले से ही कुछ खास स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर डिप्लॉय करके रखती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके, क्विक रिएक्शन टाइम में कार्रवाई की जा सके। और अब आगे की स्लाइड्स में हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं जहां हमारी नेवी डिप्लॉयड है और वहां पर उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो 6 स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं हमारे देश की मैरीटाइम बाउंड्री में और उसके आसपास के इलाके में जहां पे हमारी नेवी डिप्लॉयड होती है। आपने सुना होगा ना कि जो नेवी में लोग काम करते हैं, जो नेवी में ऑफिसर्स और सेलर्स काम करते हैं, ऐसा आपने सुना होगा कि 6 महीने वो समुद्र में रहते हैं, 6 महीने वो लैंड पे रहते हैं। तो वो 6 महीने जब समुद्र पे रहते तो वो होते कहाँ पे हैं, कहाँ जाते, कि यूं ही समुद्र में घूमते रहते? ऑब्वियसली नहीं। किसी काम को या किसी टास्क को अचीव करने के लिए, किसी मीनिंगफुल काम को करने के लिए ही जाते हैं। तो वही यहाँ पे हम देखेंगे कि वो क्या क्या मीनिंगफुल काम होते हैं जिसके लिए सेल करके वो आगे जाते हैं और कहाँ कहाँ उनके डिप्लॉयमेंट्स होते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे हमारी नेवी लगभग साल भर अपना प्रेजेंस बना के रखती है, वो है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में इंडियन नेवी का प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ गया जब से 2017 के बाद ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए। जियोपॉलिटिक्स में आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। दोनों एक दूसरे को टेररिस्ट कंट्रीज बोल रहे थे। देखिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम एक न्यूट्रल कंट्री हैं, बहुत पहले से ही नॉन अलाइंड रहे हैं। तो हम यूएस भी हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि इंडियन मर्चेंट शिप्स को हिट किया गया पर्शियन गल्फ के अंदर। भाई यूएस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई हमने नहीं किया, ईरान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने भी कोई हिट नहीं किया। अब ईरान और यूएस दोनों तो पीछे हट गए कि हमने इंडियन मर्चेंट शिप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी और ने पहुंचाया होगा। लेकिन नुकसान तो हमारा हुआ। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पर्शियन गल्फ, जहां से हमारे ऑयल इंपोर्ट्स भी आते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है उसका वहां से, कि हम वहां से अपने मर्चेंट शिप्स को आना जाना रोक नहीं सकते। इसीलिए हमारे मर्चेंट शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और एस्कॉर्ट करने के लिए, सेफली एस्कॉर्ट करने के लिए हमारी नेवी लगातार इस पर्शियन गल्फ के इलाके में अपना प्रेजेंस बना के रखती है। अब एक बात आपके दिमाग में यहां पे आ रही होगी कि अगर हमारी नेवी अपनी मैरीटाइम बाउंड्री से कितनी दूर निकल गई। हमारी मैरीटाइम बाउंड्री हमने इस नक्शे में देखी थी, ये रही हमारी मैरीटाइम बाउंड्री। अब हमारी वेस्टर्न मैरीटाइम बाउंड्रीज डेफिनेटली पर्शियन गल्फ तक नहीं जा रही है। तो फिर एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि ऐसी सूरत में फिर हमारी नेवी पर्शियन गल्फ के आसपास अपने प्रेजेंस को कैसे बना के रख सकती, क्योंकि वो तो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है ही नहीं। तो मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनके साथ में इंडियन गवर्नमेंट का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत उनकी नेवीज भी उनका प्रेजेंस हमारे इलाके में बना के रखती है और हमारी नेवीज भी उनके मैरीटाइम बाउंड्रीज के अंदर अपना प्रेजेंस बना के रखती है, उनके लॉज और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। उनके शिप भी जब हमारे इलाके में आते हैं तो वो हमारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और हमारे साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। तो इसी तरह गल्फ कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखते हुए हमारी नेवल शिप्स वहां पे यानी कि पर्शियन गल्फ में डिप्लॉयड रहते हैं। लगभग साल 2017 के बाद से लगातार हमने अपने डिप्लॉयमेंट को वहां पे बना के रखा है। इनफैक्ट आने वाले कुछ 1-2 सालों में अपने फ्लीट के नंबर्स को भी वहां पे बढ़ाया है। खतरा बढ़ता हुआ देखकर अपने फ्लीट्स के नंबर को भी वहां पे बढ़ाया है। और इस तरह से इंडियन नेवी का एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट जहां पे वो लगातार बनी रहती है वो है पर्शियन गल्फ। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई नेवी बहुत लंबे समय तक समुद्र में नहीं रह सकती, क्योंकि समुद्र चाहे शिप कितना भी इक्विप्ड क्यों ना हो, शिप होता है, चारों तरफ सागर होता है उसके, और इसीलिए उसके अंदर काम करने वाले जो इंसान होते हैं उन इंसानों को वक्त वक्त पे जमीन पे आना ही पड़ता है। और इस वक्त पे जमीन पे आने के लिए जरूरी होता है कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहे कुछ फ्रेंडली नेशंस के साथ में।
जो कि हमारे सेलर्स को उनकी ज़मीन पर आने दें, कुछ दिन ज़मीन पर गुजारने दें और उसके बाद वापस वो जहाज़ में जाएं। सिमिलरली उनके सेलर्स भी हमारी ज़मीन पे आते हैं, हमारी ज़मीन पे कुछ वक्त बिताते हैं और फिर वापस अपने जहाज़ों में चले जाते हैं। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि कुछ फ्रेंडली नेशंस के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहे, और इम्पॉर्टेंटली पर्शिया और यानी कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के फेज़ में, दौर में हमारी नेवी का प्रेजेंस यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो सीधा रूट यहाँ पे भारत से आके जुड़ता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रेजेंस होता है हमारी नेवी का लगातार साल भर, वो होता है गल्फ ऑफ एडन में, और जिसकी वजह है सोमाली पायरेट्स। आप सभी इस बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सोमालिया एक बहुत ही गरीब कंट्री है, एक फेल्ड नेशन है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो पहले लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ थी, वो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ अब वॉर लॉर्ड्स बन गए, और ये वॉर लॉर्ड्स अब आसपास के समुद्री इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों के ऊपर हमला करते हैं, और उनको अगर कोई भी जहाज़ ईजी टारगेट दिखता है, लो हैंगिंग फ्रूट दिखता है, तो उसको तोड़ के ले आते हैं, क्रू को हाईजैक कर लेते हैं और फिर शिपिंग कंपनी से बहुत बड़ा रैंसम वसूल करते हैं। तो ये नुकसान करते हैं, चाहे शिपिंग कंपनी को नुकसान कर रहे हो या किसी नेशन को नुकसान कर रहे हो, या फिर क्रू की जो लाइफ होती है उसको थ्रेटन कर रहे हो। तो इन तीनों ही सिचुएशन से ना सिर्फ हमारे अपने जहाज़ों को बल्कि फ्रेंडली नेशंस के जहाज़ों को भी बचाने के लिए हमारी नेवी लगातार इस गल्फ ऑफ एडन के अंदर अपना प्रेजेंस बना के रखती है। ऑब्जेक्टिव, अगर कोई भी सोमाली पायरेट्स की एक्टिविटी वहां पे दिखाई देती है तो उसकी रोकथाम की जाए। अगर हमारा कोई जहाज हाईजैक कर लिया जाता है, उसके क्रू को हाईजैक कर लिया जाता है, तो इंडियन नेवी के मार्कोस तैयार हो रहते, और ये इंडियन नेवी के मार्कोस तुरंत एक्शन में आते और तुरंत एक्शन में आके सोमाली पायरेट्स को न्यूट्रलाइज करते और अपने क्रू को छुड़ा के लाते हैं, जिससे गवर्नमेंट या शिपिंग कंपनी के ऊपर अननेसेसरी दबाव ना आए या कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस ना हो। और इसीलिए यहां पे भी इंडियन नेवी लगातार अपना प्रेजेंस बना के रखती है। नेक्स्ट इज इन द सेंटर ऑफ श्रीलंका, मालदीव्स एंड इंडिया। इसका भी अपना एक इतिहास है। आप सभी ने ऑपरेशन कैक्टस के बारे में सुना होगा। लोकेशन इसकी, दिस इज इंडिया, दिस इज मालदीव्स एंड दिस इज श्रीलंका। इन तीनों के बीच में समवेयर अराउंड हियर इंडियन नेवी लगातार अपने प्रेजेंस को बना के रखती है, बिकॉज श्रीलंका एंड मालदीव्स, इन दोनों के बीच में जब श्रीलंका के अंदर लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम एक्टिव थे, तब उनकी मदद से मालदीव्स के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ट्रबल करने की कोशिश की गई थी। उस समय इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने ही ऑपरेशंस किए थे, और उन ऑपरेशंस के दम पर ही मालदीव्स इस तरह की अनार्की से बच पाया था। लेकिन दोबारा इस तरह की सिचुएशन अराइज ना हो, इसीलिए इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में इंडियन नेवी हमेशा अपने प्रेजेंस को बना के रखती है। व्हेन आई से हमेशा, दैट लिटरली मीन्स हमेशा। नेक्स्ट इज मोजाम्बिक मैडागास्कर चैनल। ये है मोजाम्बिक एंड दिस इज मैडागास्कर। इन दोनों के बीच का जो इलाका है, इसको कहा जाता है मोजाम्बिक मैडागास्कर चैनल, क्योंकि अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी हम मदद करते हैं, जो किसी तरह से हमारे भी काम में आते हैं, और इसीलिए उनके साथ भी अपने रिलेशंस को बना के रखना होता है। वहाँ से भी बहुत सारा एक्सपोर्ट आता है, और इसीलिए उस इलाके में भी, यानी कि मोजाम्बिक मैडागास्कर चैनल में इंडियन नेवी अपना प्रेजेंस लगातार बना के रखती है, क्योंकि यहाँ पे हमने आखिरी बार देखा था कि इंडियन नेवी का एक प्रेजेंस है। यहाँ पर्शियन गल्फ में, या गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे एक प्रेजेंस है, यहाँ पे एक प्रेजेंस है, यहाँ पे एक प्रेजेंस है। लेकिन अगर हमारे कोई शिप यहाँ से आ रहे हैं तो वो भी बहुत वल्नरेबल होते हैं, सोमालिया के इलाके से उनको भी होकर गुजरना पड़ सकता है, और इसीलिए इस चैनल में भी इंडियन नेवी अपना प्रेजेंस लगातार बना के रखती है। दैट इज द मोजाम्बिक मैडागास्कर चैनल। नेक्स्ट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। देखिए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कुछ स्लाइड्स पहले ही मैंने आपको बताया था कि इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, चाइना, ये सब दुनिया के टॉप 5 पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। अगर इसमें पाकिस्तान को भी हम जोड़ लें तो वो भी वन ऑफ द, पाकिस्तान का नंबर शायद 6वां या 7वां है पॉपुलेशन के मामले में। तो ये सारी कंट्रीज़ बहुत पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, और बहुत सारा ट्रेड होता है इन कंट्रीज़ के बीच में, ख़ास तौर पे इंडिया और चाइना के बीच में। साथ ही साथ में इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना इस इलाके में अपना डोमिनेंस सेटअप करना चाहता है और इंडिया ऐसा होने नहीं देना चाहता है।
इंडिया का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर अपना डोमिनेंस कायम करे, लेकिन हमारे लिए ये भी फेवरेबल नहीं होगा कि चाइना अपना डोमिनेंस वहाँ पे इजीली सेटअप कर दे। और इसलिए चाइना को काउंटर करने के लिए अगर कोई नौसेना इस इलाके में है तो वो किसी और कंट्री की नहीं है, वो भारत की ही है। और इसीलिए इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का के इलाके में भारत को बहुत ज़रूरी है कि वो अपना नेवल प्रेजेंस बना के रखे। इनफैक्ट कई डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट और एनालिस्ट ये कहते हैं कि अगर चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में भारत के ऊपर हमला करता है या कुछ इलाके ऑक्यूपाई उसने करके रखे, तो उसका सबसे सटीक जवाब, उसका बी फिटिंग रिप्लाई भारत दे सकता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अराउंड मौजूद काफ़ी सारे नेशन भारत के फेवर में है, क्योंकि भारत किसी के इलाके को एनक्रोच नहीं करता है या डोमिनेट नहीं करता, अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि चाइना करता है। इसलिए साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं चाइना के इंटरवेंशन को वहाँ पर पसंद नहीं करते, और इसीलिए भारत की ताकत वहाँ पे बढ़ जाती है, भारत का सपोर्ट बहुत है वहाँ पे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि भारत अपना नेवल प्रेजेंस वहाँ पे बना के रखे, और यही वजह है कि साल भर इंडियन नेवी अपना प्रेजेंस इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंदर बना के रखती है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस है इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करने वाला यही एक स्ट्रेट है। वरना अगर आप देख लो तो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करने के लिए और कहाँ से जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के साउथ से घूम के जाएंगे तो मर्चेंट शिप्स को बहुत लंबा घूमना पड़ेगा, बहुत नुकसान होगा उनका। और किसी इलाके से जाएंगे तो कहीं ना कहीं आइलैंड्स एनकाउंटर होते रहेंगे। और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक बहुत आसान रूट है जहां से इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ जाया जा सकता है। और इसीलिए इसी स्ट्रैटेजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के चलते इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का में साल भर इंडियन नेवी अपना प्रेजेंस बना के रखती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप को इंडियन नेवी अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहती है। अब जरा इसकी लोकेशन देखिए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अभी उसका इंपॉर्टेंस हमने देखा, काफी क्लोजली सिचुएटेड है। अगर यहां से हम बेस मानकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को टारगेट करें तो बहुत दूर हो जाता है, लेकिन अगर हम यहां से बेस मानकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को टारगेट करें तो बहुत ही अप्रोचेबल डिस्टेंस है। और साथ ही साथ यहां से हम पूरे बे ऑफ बंगाल को भी कंट्रोल करके रख सकते हैं। बे ऑफ बंगाल की भी कंप्लीट मॉनिटरिंग यहां से हो सकती है। इसीलिए अंडमान एंड निकोबार ना सिर्फ एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह देखा जाता है, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी ये है, और इसीलिए और हमारे देश का हिस्सा भी है। और इसीलिए यहाँ पे वो यूनिफाइड कमांड है जिसके अंदर इंडियन नेवी का भी इंपॉर्टेंस है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है, और इंडियन नेवी इस इलाके में भी साल भर अपने प्रेजेंस को बना के रखती है। इसी के साथ इस इंट्रोडक्टरी वीडियो टू द इंडियन नेवी का एंड होता है, लेकिन इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी बनाता रहूंगा और हमारी टीम भी आपके लिए आगे बनाती रहेगी, जहां पे नेवी से जुड़ी हुई और भी रोचक जानकारियां, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। जैसे कि कितने तरह के जहाज इंडियन नेवी के अंदर होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, इंडियन नेवी की कौन कौन सी रैंक्स होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, ये सभी चीजें हम आपको आने वाले वीडियोस में बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।